हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इन्वेंट्री हैंडलिंग पढ़ाऊंगी। क्लास 12 का यूनिट 6 है, ये NSQF का है। और वैसे इसको इन्वेंट्री हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोल सकते हो आप। तो इन्वेंट्री हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमें इन्वेंट्री का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इन्वेंट्री जो है ये कोई भी ऐसी गुड्स, मटेरियल, या ये कहें कि लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल जो भी रिटेल स्टोर में उपलब्ध होता है सेल करने के लिए, वो सारा का सारा इन्वेंट्री कहलाता है। इसको आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, स्टॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री का मीनिंग आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एवरीथिंग, एवरी प्रोडक्ट जो भी रिटेलर के पास अवेलेबल है फॉर सेल, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। इसको आप स्टॉक भी बोल सकते हो। ओके, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ इन्वेंट्री हैंडलिंग। तो बेसिक ऑफ इन्वेंट्री हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री हैंडलिंग के ये कहें कि इन्वेंट्री हैंडलिंग की जरूरत क्यों है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए या इन्वेंट्री को मैनेज करने की जो जरूरत है वो इसलिए है क्योंकि जब रिटेलर सामान लेकर आ रहा है, अपने पास स्टॉक रख रहा है, उसको स्टॉक रखने की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि स्टॉक क्यों रखेगा वो। देखो, रिटेलर जब सामान को बेच रहा है और कस्टमर जब सामान को खरीद रहा है, दोनों का टाइम मैच नहीं हो सकता, है ना। रिटेलर जब सामान लेके, ये थोड़ी है कि अभी मेरे पास एक कस्टमर आए और वो बोले कि मैं सपोज मैं रिटेलर हूं और वो ये बोले कि आप मुझे जो है 5 किलो चीनी चाहिए, और मैं उसको बोलूं कि आप 2 मिनट वेट करो, मैं लेकर आती हूँ, फिर आप इसको ले जाना। ठीक है, ऐसा तो कोई भी कस्टमर नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टाइम की। रिटेलर अलग टाइम पर सामान को लेकर आ रहा है और कस्टमर जो है वो अलग टाइम पर परचेज करने के लिए आ रहा है। तो दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, इसको बनाने के लिए रिटेलर को अपने पास स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो कभी भी आ सकता है सामान को खरीदने के लिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी भी यही कह सकते हैं कि जो रिटेलर है, जो वो सामान लेकर बैठा है, जरूरी नहीं है कि वो आज सामान खरीद के ला रहा है, आज ही सारे कस्टमर आ रहे हैं उसके पास और वो सामान बेच देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसने आज सामान खरीदा हो, वो कल कस्टमर आए उसके पास सामान खरीदने के लिए, परसों आए। जैसे कि आप अपने घर के आसपास किराने वाला देखते हो, ग्रोसरी शॉप्स हैं या क्रोकरी वाले हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो सुबह सामान लेकर आ रहे हैं और शाम को उनका सेल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सामान लेकर आते हैं और उसके बाद फिर जो कस्टमर है वो अकॉर्डिंग टू जो भी उनको कन्वीनियंट होता है, टाइम या मनी या रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर आता है ना। तो अब रिटेलर को क्या है? अनसर्टेनिटी है कि कस्टमर कब आएगा, इसके लिए भी उसे स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखो, रिटेलर जो होते हैं वो बहुत सारा सामान इकट्ठा लेकर आते हैं, बल्क में लेकर आते हैं, तो उन्हें वो सस्ता पड़ता है। ओके, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि अगर आप जैसे 1 किलो चीनी लेने जाओगे तो आपको हो सकता है वो 40 रुपए की पड़े, और अगर आप 10 किलो चीनी लो तो वो हो जाती है 400 रुपए की। अब इसमें क्या होता है, रिटेलर बोलता है ना कि अगर आप 10 किलो लेते हो तो हम आपको 390 रुपीज के दे देंगे। तो इसी तरह से रिटेलर्स भी जब बल्क में सामान लेकर आते हैं तो उन्हें डिस्काउंट मिलता है, प्लस उनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम हो जाते हैं। एक चीज को बार बार लेकर आएंगे और एक ही चीज को इकट्ठा लेकर आएंगे तो उनका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इसीलिए भी रिटेलर जो है वो सामान को इकट्ठा बल्क में लेकर रखता है और फिर थोड़ा थोड़ा करके कस्टमर्स को सेल करता है, जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्या हो गया? अब इन तीनों रीजंस की वजह से, एक तो टाइम, दूसरा अनसर्टेनिटी और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से रिटेलर को अपने पास सामान, जो मटेरियल है जो सेल कर रहा है, उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब सामान उसने रखा है तो उसके पास क्या जरूरत आई, क्या नीड हुई? अब वो क्या कर रहा है? वो कैलकुलेशन करेगा, कितना सामान आया, कितना सेल हो गया, कितना बच गया, कितना रिटर्न करना है, कितना इसमें डिफेक्टिव निकला है उसको रिटर्न करना है, कितना और आगे फ्यूचर में मुझे रखना पड़ेगा एज ए स्टॉक। तो इन सब की कैलकुलेशन जो होती है उसे कहते हैं इन्वेंट्री हैंडलिंग। ठीक है, तो आई थिंक आपको इन्वेंट्री हैंडलिंग का मीनिंग समझ में आ गया है। आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखो अभी हमने इन्वेंट्री का मीनिंग समझा है, इन्वेंट्री की को कैलकुलेट करना, इन्वेंट्री को हैंडल करना या इन्वेंट्री को मैनेज करना, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसकी जरूरत क्यों है वो पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ते हैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के कई सारे मेथड्स हैं। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। मैनुअली का मतलब है कि आप अपना एक रजिस्टर लेकर बैठो, जो छोटे रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर लेकर बैठेंगे और उसमें जो है अपना जो भी स्टॉक आया है, जो सेल हुआ है, जो बच गया है, जो डिफेक्टेड है, जो रिटर्न किया है कस्टमर ने या जो खुद रिटेलर ने रिटर्न किया, उसको लिखेंगे। एक मेथड तो ये हो गया, इसे बोलते हैं मैनुअल मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ऑटोमेटिक मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें एक आपके पास कंप्यूटर है, उसमें सॉफ्टवेयर है जो आपके सारे स्टॉक को काउंट कर रहा है, आपको बता रहा है कि कितना स्टॉक आया गया, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक मेथड। अब हम अगर इसको देखते हैं कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के जो मेथड्स हैं उनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है पॉइंट ऑफ सेल मेथड। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल एरिया आपको पता ही है, सभी लोगों को पता है, जो भी बिजनेस स्टडीज के हैं या रिटेल के जो भी बच्चे हैं उन सबको पता है कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है। पॉइंट ऑफ सेल एरिया एक ऐसी जगह है जहां पर बिलिंग की जाती है ना, जहां पर कस्टमर आकर बिल बनवाता है अपना, और जो रिटेलर है अगर उसका कैशियर है तो वो वहां बैठकर जो कंप्यूटर पर बारकोड स्कैन करके सारे बिल बनाता है, उसे पॉइंट ऑफ सेल एरिया कहते हैं। अब पॉइंट ऑफ सेल एरिया जो है उसके अंदर जो कंप्यूटर है जो उसके पास कैशियर के पास, उसमें एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर से जितना भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है और जितना प्रोडक्ट उसका रिटर्न हो रहा है, जो प्रोडक्ट बच रहा है, इसकी पूरी कैलकुलेशन उस सॉफ्टवेयर से हो रही है। साथ साथ साइमल्टेनियसली साथ साथ वो सेल का भी रिकॉर्ड हो रहा है, परचेज का भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिटर्न का भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल एरिया पर ऑटोमेटिक तरीके से भी हो सकता है, मैनुअल तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है हमारा वो है परपेचुअल मेथड। परपेचुअल मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अंदर ऐसे रिटेलर जो स्मॉल स्केल पर, यू कैन से कि स्मॉल स्केल के जो रिटेलर हैं जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बिजनेस है, तो वो डेली सुबह से रात तक की रात को बैठकर अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि कितना स्टॉक आया, कितना बिक गया। जैसे जनरली अगर हम बात करें तो एक सब्जी वाला जो है, ठीक है, सब्जी वाला सुबह से उठता है, सब्जी लेकर आएगा और फिर रात तक सारी सब्जी बेच देगा, जो बच जाएगी उसका सारा हिसाब बनाएगा कि वो सेल हुआ या बच गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल मेथड। ठीक है, डेली बेसिस पर जब आप अपने स्टॉक की कैलकुलेशन करते हो। ओके, थर्ड जो हमारा मेथड है वो है पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड, इसमें रिटेलर की मर्जी है और प्रोडक्ट की जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने स्टॉक को कैलकुलेट कब कर रहे हो। आप इसको वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, आप इसको ईयर एंड पर भी कर सकते हो, 3 मंथ के डिफरेंस पर भी कर सकते हो, 6 मंथ के डिफरेंसेस पर भी कर सकते हो। जैसे कि कपड़े वाले हैं, बर्तन वाले हैं, उनको डेली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना वीकली या मंथली इस तरह से क्राइटेरिया फिक्स करेंगे और अपना जो स्टॉक है उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फोर्थ मेथड, फूड इन्वेंट्री कंट्रोल। फूड इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर क्या होता है, हर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइन होती है, शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट शेल्फ पर कितने टाइम तक रखा जा सकता है। जैसे दूध है, आप उसको दुकान के अंदर, अपने रिटेल के अंदर स्टोर में 2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम 2 दिन, वैसे तो 1 दिन में ही निकालना होता है। ब्रेड है, उसको भी 1 दिन में ही निकालना होता है, लेकिन बिस्किट्स के पैकेट है, नमकीन के पैकेट है, उनको आप 1 वीक तक, 10 दिन तक, इस तरह से 20 दिन तक रख सकते हो शायद। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ बोलते हैं इसको। उसके बेसिस पर आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो, उसको इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हो, उसे बोलते हैं फूड इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। ओके, हर प्रोडक्ट पर अलग अलग डिपेंड करता है उसकी नेचर पर। तो मैंने आपको जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड पढ़ाए हैं, एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा पॉइंट ऑफ सेल मेथड, दूसरा हमारा मेथड है परपेचुअल मेथड, तीसरा मेथड है हमारा पीरियोडिक मेथड, और चौथा मेथड जो है ये है हमारा फूड इन्वेंट्री मेथड, फूड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये 4 मेथड है। इसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट जो बताती हूँ वो है स्पेशल टर्म्स जो यूज होती हैं रिटेल स्टोर में इन्वेंट्री को डील करते समय। हाँ जी।
तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हैं स्पेशल टर्म्स यूज्ड इन डीलिंग विद इन्वेंट्री। मतलब आप इन्वेंट्री को जब डील करते हो, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हो, तो कुछ स्पेशल टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो टर्म यूज होती है वो है स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होती है? किसी भी स्टॉक को कैलकुलेट करना, उसको लिखना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसके लिए एक यूनिट फिक्स की जाती है। ठीक है, उसी के बेसिस पर उसको मापा जाएगा, तोला जाएगा, नापा जाएगा। जैसे देखो कपड़ा है, क्लोथ्स है, अगर वो रेडीमेड क्लोथ है तो उसको यूनिट्स में काउंट होगा ना, 1 ड्रेस, 2 ड्रेस, 3 ड्रेसेस। अगर वो अनस्टिच क्लोथ है तो उसको मीटर में काउंट किया जाएगा, है ना, कि 1 मीटर, 2 मीटर। और अगर वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनको केजी में, किलो में करते हैं। अगर आपके पास लिक्विड है जैसे मिल्क है तो उसको हम लीटर में काउंट करते हैं। और बनाना है तो वो डजन में काउंट होंगे। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है जिसमें हम उस स्टॉक को, उसके स्टॉक को मेजर कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसको समझना और याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है नंबर 2 है हमारा, वो है स्टॉक आउट। अब स्टॉक आउट क्या होता है? जब भी रिटेलर आपके कस्टमर के जब मान लो कस्टमर आया उसके पास, रिटेलर के पास, उसने सामान मांगा है, तो रिटेलर जो है वो उसको कहेगा कि इसका जो है स्टॉक आउट हो गया, स्टॉक आउट हो गया। स्टॉक आउट हो गया मतलब ये स्टॉक जो है रनिंग आउट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ एन SKU, मतलब जो है स्टॉक खत्म हो रहा है आपका। ठीक है, मतलब यू कैन से कि ये स्टॉक जो है आपका खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है न्यू ओल्ड स्टॉक। न्यू ओल्ड स्टॉक, इसको चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। वैसे ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको वर्ड्स को ध्यान से समझना है। न्यू नया स्टॉक है और ओल्ड स्टॉक है। अब एक ही स्टॉक नया और ओल्ड कैसे हो सकता है? देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने सपोज मैं एक कपड़े वाला जो है रिटेलर हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 50 शर्ट्स आई थी सेल करने के लिए। ओके, उसमें से 30 शर्ट मेरी सेल हो गई, 20 शर्ट रह गई। जो कौन सी शर्ट्स थी? गर्मियों की शर्ट्स थी। ओके, अब उसके बाद विंटर आई, विंटर में मैंने वूलन कपड़े बेचे और वो जो 20 शर्ट्स मेरी बची हुई थी उनको मैंने रख दिया अलग से उसमें गोडाउन में। ओके, 20 शर्ट जो बच गए उनको गोडाउन में रख दिया। सर्दियां आई, हमने सर्दियों के कपड़े सेल किए। ओके, सर्दियों में तो सर्दियों के कपड़े सेल होंगे, गर्मी के नहीं होंगे। अब जब सर्दियां खत्म हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे? वापस सर्दियों का जो स्टॉक है उसको वापस रख देंगे और जो हमारी 20 शर्टें बच गई थी उनको हम वापस उठा के लाएंगे और फिर से सेल करने के लिए उसको डिस्प्ले में कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम अपना जो और स्टॉक मंगवाएंगे वो उसमें ऐड कर देंगे। तो जो हमारी 20 शर्टों का जो पुराना स्टॉक है ना, जो मेरा तो पुराना स्टॉक है ना, वो जो मेरा बच गया पिछले साल, लेकिन वो तो सेल ही नहीं हुआ था, है तो वो न्यू ही। तो उसको जब दोबारा से आप नेक्स्ट गर्मियों में सेल करोगे तो वो स्टॉक क्या कहलाएगा? न्यू ओल्ड स्टॉक। आई होप आपको न्यू ओल्ड स्टॉक का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एक है लीफो एंड फीफो। ठीक है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो स्टॉक हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा उसको हमने सबसे पहले सेल करना है। ओके, अब जो स्टॉक लास्ट में आएगा उसको पहले क्यों सेल करना है? मान लो आपका स्टॉक जो है वो भारी है, तो इस जहां पर बहुत भारी भारी स्टॉक आता है ना, जैसे मान लो ईंटों वाली दुकान है या सरिये वाली जो दुकान होती है जहां पर कंस्ट्रक्शन के जो सामान होते हैं, लाइक रेत है या और जो भी मतलब भारी भारी सामान होता है, वो उनको आप इजीली मूव नहीं कर सकते और वो खराब भी नहीं होता कई सालों तक। ठीक है, तो जो सामान कई सालों तक खराब नहीं हो रहा है उसको आप रख सकते हो आगे। तो ऐसे सामान को आप जो पहले बचा है उसके आगे और ऐड कर दोगे और फिर जब कस्टमर आया तो आप पीछे नहीं भेजोगे उसको सामान लेने के लिए, आगे वाला सामान ही पहले निकाल दोगे क्योंकि पता है वो खराब तो होना नहीं है। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इस तरह से करके आप निकालते जाओगे। एक होता है FIFO, फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मैंने एक शॉर्ट पे बनाया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। फीफो क्या है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है विद द हेल्प ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल से मैंने समझाया था कि फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान आपका पहले आया उसको आपने पहले सेल करना है
और जो सामान आपका बाद में आया है उसको आपने बाद में सेल करना है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सामान पहले आया है वो जल्दी खराब होने वाला है। जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो वो रिटेलर के पास, जैसे मान लो आज मेरे पास सुबह सब्जियां आई हैं और मैंने उनको आज नहीं बेच पाई या नहीं बिकी वो, तो कल जो है मैं वो सब्जियां जो आज की बची हुई हैं उनको पहले बेचूंगी, सो दैट मेरा लॉस कवर हो जाए वहां पे, है ना। क्योंकि अगर ये आज वाली सब्जियों को अगर मैंने कल भी ना बेचा तो परसों तक तो वो वैसे ही खराब हो जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, उन पर फीफो अप्लाई होता है। ठीक है, और जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, जो खराब नहीं होते हैं, उन पर लीफो अप्लाई होता है। आप इस चीज को याद रखना, पेरिशेबल गुड्स पर फीफो और नॉन पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब नहीं होती हैं उन पर लीफो अप्लाई होता है। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको स्टॉक का पहले मैंने अर्थ बताया आपको, फिर स्टॉक हैंडलिंग या स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है वो बताया है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा। आई थिंक सारा ही समझ में आ रहा होगा, मैंने इतने अच्छे से समझाने का ट्राई किया है आपको। और उसके बाद हमने जो है आपको बेसिक बताए हैं कि क्यों स्टॉक रखने की या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद मैंने आपको बताया है स्टॉक को हैंडल करने के मेथड्स क्या क्या, 4 मेथड बताए थे मैंने आपको, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको स्टॉक जो हैंडलिंग है उसमें कुछ टर्म्स यूज होती है वो सब बताया है। तो स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको जो स्टॉक का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर कर दूंगी। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और लाइक कर देना, और ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको कमेंट में लिख देना। आई विल सॉल्व। ओके, बाय।